Myself Vikrant Chai, I am your science teacher from the Indian Evolutionary School. तो बच्चों आप लोगों का एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया, आप लोगों ने एग्ज़ाम अच्छे से दिया है। आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं? आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो आपके आगे के आने वाले एग्ज़ाम्स में आएंगे। तो जिस तरीके से अभी तक आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है, आई होप आगे भी आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर। तो आज का चैप्टर हमारा कौन सा है? कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो मैंने आज बायो का एक चैप्टर उठाया, इसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। तो यही चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं आज। तो सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के नाम को। तो इस चैप्टर के नाम में आपको दिख रहा होगा कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। तो प्लांट्स क्या होते हैं और एनिमल्स क्या होते हैं, इसको आपको समझाने की जरूरत है। आप जानते हैं कि प्लांट्स क्या होते हैं, एनिमल्स क्या होते हैं। एक वर्ड जो यहाँ पे दिख रहा है कंजर्वेशन, तो सबसे पहले उसी से स्टार्ट करेंगे कि कंजर्वेशन क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे मैं कंजर्वेशन का आपको मतलब समझा देता हूँ। व्हाट डू मीन बाय कंजर्वेशन? कंजर्वेशन होता क्या है? वैसे तो आप आम भाषा में कंजर्वेशन का मतलब बोल सकते हैं बचाव, यानी किसी भी चीज़ की बचत करना या उसका बचाव करना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कंजर्वेशन बोलते हैं, ठीक। बट इसका एक्चुअल डिफिनीशन क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। अ वाइज एंड जुडिशियस यूज ऑफ ऑल नेचुरल रिसोर्सेज इज कॉल्ड कंजर्वेशन। तो इस चैप्टर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कंजर्वेशन का मतलब क्या होगा? अ वाइज एंड जुडिशियस यूज ऑफ ऑल नेचुरल रिसोर्सेज, यानी हमारे पास जितने भी अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेज है, ठीक है, उनका चालाकी से और अच्छी तरीके से यूज़ करना, मतलब जितना ज़रूरी हो सिर्फ उतना ही यूज़ करना, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? कंजर्वेशन। तो चलिए मैं यहाँ पे डिफिनीशन लिख देता हूँ। अ वाइज एंड जुडिशियस यूज ऑफ ऑल नेचुरल रिसोर्सेज। सिंपल सा एक लाइन का डेफिनेशन था, अ वाइज एंड जुडिशियस यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। कंजर्वेशन क्या होता है? तो आप बोलेंगे कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स का मतलब हम लोग समझते हैं अ वाइज एंड जुडिशियस यूज ऑफ ऑल नेचुरल रिसोर्सेज। प्लांट्स क्या हमारे लिए एक नेचुरल रिसोर्स है, ठीक, तो उसको हम लोग को क्या करना चाहिए? जुडिशियस और वाइजली उसको यूज़ करना चाहिए। अब बात आती है कि चलिए ठीक है, कंजर्वेशन करना जरूरी है, बट कंजर्वेशन का एम क्या है? क्यों जरूरी है? कंजर्वेशन करना ही क्यों है? इसके हमको फ़ायदा क्या होगा या इससे हमको क्या लाभ होगा? तो इसका एम मैं बता दूँ आपको, व्हाट इज़ द एम ऑफ कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन करने से क्या होगा? हम लोग कौन से गोल को अचीव करेंगे? द एम ऑफ कंजर्वेशन इज़ टू प्रिजर्व द क्वालिटी ऑफ आवर इन्वायरमेंट। यानी सबसे पहला एम तो यही है, प्रिजर्व द क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट। प्रिजर्व द क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट, क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक। सबसे पहली चीज़ कि हम लोग अपने इन्वायरमेंट की क्वालिटी को क्या कर सकते हैं? प्रिजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं अपने आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए। और क्या इसका एम होता है? टू इंश्योर अ कंटिन्यूअस अवेलेबिलिटी ऑफ यूजफुल प्लांट्स एंड एनिमल्स। इंश्योर अ कंटिन्यूअस अवेलेबिलिटी of useful plants and animals, and other materials for future generation, अब देखिए, तो मैंने बताया था कंजर्वेशन का मतलब होता है कि वाइज और जुडिशियस यूज़ करना किसका? नेचुरल रिसोर्सेज का। इसके एम के बारे में मैंने बताया कि प्रिजर्व करना है क्वालिटी, यानी इन्वायरमेंट की क्वालिटी को बचा के रखना है। और जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एम है जो कंजर्वेशन का, वो क्या है? कि हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज है, हमारे प्लांट्स हैं, हमारे एनिमल्स हैं, ये सारे हमारे लिए क्या? नेचुरल रिसोर्स है। तो आज की डेट में हमको अगर मिला है ये, ठीक, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है सबको मैं क्या कर दूँ? ख़त्म कर दूँ। अगर मैंने इन सारी चीज़ों को, सारे नेचुरल रिसोर्सेज को ख़त्म कर दिया तो हमारे आने वाले फ्यूचर जनरेशन, हमारे आने वाले आगे के लोगों को ये रिसोर्सेज कैसे मिलेंगे? तो इसको इसीलिए बचाना है ताकि हमारे आगे आने वाली जो जनरेशन है, फ्यूचर जनरेशन, उसको भी ये प्लांट्स और ये जो एनिमल्स है एज अ रिसोर्स क्या कर सके? वो लोग भी यूज़ कर सके। तो हमारा जो सेकेंड एम है वो यही है, टू इंश्योर अ कंटिन्यूअस अवेलेबिलिटी, यानी लगातार इसकी अवेलेबिलिटी क्या रहे? बनी रहे। किसकी? प्लांट्स और एनिमल्स की एज अ सोर्स,
एज अ नेचुरल रिसोर्स और बाकी के जो अदर मटेरियल्स है किसके लिए, हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए, यानी हमारे आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ कर सके, प्लांट्स को, एनिमल्स को, आगे आने वाले जब फ्यूचर जनरेशन भी जान सके कि हमारे पास ये प्लांट्स थे, ये रिसोर्सेज थे, ये एनिमल्स थे। तो इसीलिए हमको क्या करना है, कंजर्व करना है, यानी क्या करना है, इनको बचाना है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे एनवायरनमेंट की क्वालिटी को भी प्रिजर्व कर सकते हैं। मीन्स जो आज की डेट में जितना हम लोग यूज़फुल तरीके से सारा यूज़ कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज का, उसी तरीके से हमारे आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशन भी क्या कर सके, यूज़ कर सके। तो ये टॉपिक क्या था, कंजर्वेशन का, और इसका एम क्या था मैंने बता दिया। ठीक, अब चलिए इसके बाद से हम अगले टॉपिक पे चलते हैं जो कि हमारा क्या है, डिफॉरेस्टेशन। मैंने आपको बताया था कंजर्वेशन के बारे में, यानी बचाओ। तो किससे बचाना है, तो यही कुछ रीजंस है जिससे आपको बचाना है। उसमें से सबसे बड़ा मेन जो सबसे बड़ा कॉज है वो क्या है, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन की वजह से हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेज है, प्लांट्स और एनिमल्स, धीरे धीरे वो क्या होते जा रहा है, ख़त्म होते जा रहा है। तो डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, ठीक, उसके रीजंस क्या क्या है, किस वजह से, और उससे होने वाले परिणाम यानी कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या है, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिफॉरेस्टेशन। हमारे चैप्टर का अगला टॉपिक है क्या, डिफॉरेस्टेशन। चलिए बच्चों, तो सबसे पहले देखते हैं डिफॉरेस्टेशन क्या होता है। तो यहाँ पे मैं डिफॉरेस्टेशन लिख देता हूँ, उसका डिफिनीशन आपको बता देता हूँ। फॉरेस्टेशन का मतलब आप लोगों ने पढ़ा होगा, या एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है, एफॉरेस्टेशन का मतलब आप लोगों ने पढ़ा था कि प्लांटिंग ऑफ ट्रीज इन अ लार्ज नंबर इज कॉल्ड एफॉरेस्टेशन। उसी तरीके से डिफॉरेस्टेशन उसका रिवर्स कर दीजिए, उसका उल्टा कर दीजिए, यानी क्या हो जाएगा, कटिंग एंड क्लियरिंग ऑफ ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन, यानी पेड़ों की कटाई करना। ठीक है, किस पे, बहुत बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई करना, उसको ख़त्म कर देना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। द लार्ज स्केल कटिंग ऑफ ट्रीज एंड क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। तो बहुत सिंपल इजी डेफिनेशन है इसका, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। द लार्ज स्केल कटिंग ऑफ ट्रीज and clearing of forests, बस ये इसका डिफिनेशन था, यानी सिंपल सा डिफिनेशन है, द लार्ज स्केल कटिंग एंड क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट। तो सिंपल सा डिफिनेशन है। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जब एक बहुत बड़ी संख्या में हम लोग पेड़ों को क्या करते हैं, काटते हैं, यानी पेड़ों को ख़त्म कर रहे हैं, यानी फॉरेस्ट को ख़त्म कर रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारे रीजंस क्या क्या, व्हाट आर द रीजंस फॉर डिफॉरेस्टेशन, रीजंस फॉर डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन का रीज़न क्या है, किस वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रही है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आप लोगों ने डिफिनीशन नोट कर लिया होगा, तो इसको मैं यहाँ से रब कर देता हूँ। चलिए बात करते हैं हमारी डिफॉरेस्टेशन के रीज़न की, कि क्या ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। तो सबसे पहला है ड्यू टू द इंक्रीज इन डिमांड ऑफ वुड एंड टिम्बर। तो सबसे पहला इसका रीज़न है इंक्रीज इन डिमांड ऑफ वुड एंड टिम्बर। अब देखिए, वुड और टिम्बर आपको कहाँ से मिलते हैं, दोनों ही लकड़ियाँ हैं जो आप लोग किसके लिए यूज़ करते हैं, अपने फर्नीचर्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं, या वुड से बनने वाला कोई भी मटेरियल हो गया, कोई भी सामान हो गया, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, लकड़ी। अब लकड़ी कहाँ से मिलेगी, जंगलों से मिलेगी। तो सबसे पहला तो यही रीज़न है कि वुड और टिम्बर की डिमांड के बढ़ने की वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। डे टू डे लाइफ में लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज़ की क्या हो रही है, कटिंग हो रही है, फॉरेस्ट की क्लियरिंग हो रही है, डिफॉरेस्टेशन प्रैक्टिस किया जा रहा है। क्यों, क्योंकि वुड और टिम्बर का डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया। अब वुड और टिम्बर का डिमांड क्यों बढ़ गया, क्योंकि आपकी पॉपुलेशन जब बढ़ती है तो कंजप्शन भी बढ़ता है, हर चीज़ का कंजप्शन बढ़ता है। तो जिस तरीके से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है,
तो हमको रहने के लिए जगह भी चाहिए, ठीक है, और रहने के लिए जगह भी चाहिए तो उसके लिए भी फॉरेस्ट की क्लियरिंग और कटिंग हो रही है। इसके अलावा हमको हमारा कंजप्शन भी बढ़ रहा है, यानी बहुत सारे मटेरियल ऐसे हम लोग यूज़ करते हैं जो किसके बने होते हैं, वुड के। आपका टेबल है, आपका चेयर है, और आपके घर में बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स होंगे जो किसके बने होंगे, वुड के बने होंगे। तो आखिर इनका नीड, आपके घर पे जो डोर्स लगे होते हैं, विंडोज़ लगी होती है, ये सारी किसकी बनी है, वुड की ही तो बनी है। तो आपकी नीड जब बढ़ रही है तो डिमांड भी बढ़ रहा है, और उस डिमांड के बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। और क्या सेकेंड रीज़न क्या है, ड्यू टू इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ लैंड फॉर कंस्ट्रक्टिंग, इंक्रीज इन डिमांड फॉर लैंड फॉर कंस्ट्रक्टिंग। तो अभी मैंने बताया था कि जिस तरीके से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है, तो लोगों को रहने के लिए जगह भी तो चाहिए। हमारे पास रहने के लिए जगह क्या बहुत कम है, तो हम लोग क्या करते हैं, जगह बनाने के लिए फॉरेस्ट की कटिंग कर देते हैं, फॉरेस्ट की क्लियरिंग कर देते हैं, एक लार्ज वेजिटेशन को, एक लार्ज फॉरेस्ट को क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, और उसको क्या बना देते हैं, एक प्लेन लैंड में चेंज कर देते हैं, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम कर सकते हैं। तो उसकी भी डिमांड क्या हो रही है, डे बाई डे विद द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, द इंक्रीज इन द डिमांड फॉर लैंड फॉर कंस्ट्रक्शन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, यानी वो भी बढ़ रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। क्या क्या कंस्ट्रक्शन होता है, तो घरों का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, फैक्ट्रीज़ का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, रोड्स का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, डैम्स का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो ये जितने भी कंस्ट्रक्शन के काम हो रहा है, तो ये कैसे हो रहा है, इन्हीं फॉरेस्ट को, इन्हीं वेजिटेशंस को क्लियर डाउन करके ही किया जा रहा है। और क्या रीज़न है, तो ड्यू टू द इंक्रीज इन माइनिंग एक्टिविटी। तो थर्ड रीज़न आपका इंक्रीज इन डिमांड ऑफ माइनिंग एक्टिविटी, माइनिंग एक्टिविटी। देखिए, आपको पता है कि माइनिंग से हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे जो हमारे रिसोर्सेज है उसको हम लोग ऑब्टेन करते हैं। जैसे कोल है, कोल किससे ऑब्टेन किया था, माइनिंग से ऑब्टेन किया था। तो जैसे जैसे लोगों की पॉपुलेशन बढ़ रही है, हर चीज़ का कंजप्शन बढ़ रहा है, वुड का, टिम्बर का कंजप्शन बढ़ रहा है, रहने के लिए जगह चाहिए, उसका डिमांड बढ़ रहा है, उसी तरीके से हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो हमारे एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जो माइनिंग एक्टिविटी है वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, उसका भी डिमांड इंक्रीज़ हो रहा है। इस वजह से भी हम लोग फॉरेस्ट को क्या कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं, फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं। और क्या रीज़न है, फोर्थ रीज़न आपका ड्यू टू द लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल, ड्यू टू द लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल। चलिए, अब ये रीज़न समझ लीजिए। वाटर टेबल क्या होता है, तो आपको पता है कि ज़मीन के नीचे, ठीक है, एक फिक्स्ड डेप्थ पे, कुछ फिक्स्ड डेप्थ पे क्या होता है, हमारे नीचे जो ज़मीन के नीचे क्या होता है, वाटर का एक लेवल होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वाटर टेबल कहते हैं, ठीक। यानी ज़मीन के नीचे आप जब जाते हैं तो एक फिक्स डेप्थ के बाद से आपको क्या मिलता है, नीचे सब पानी पानी मिलता है। तो जो आपके हैंड पंप्स आप यूज़ करते हैं, जो घर पे आप अपने मोटर पंप्स यूज़ करते हैं, तो ये सारा पानी कहाँ से आता है, इसी वाटर टेबल से आता है, जो ज़मीन के नीचे क्या है, एक पूरा बैलेंस्ड वाटर टेबल बना हुआ है। बट हमारे पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से, कंजप्शंस के बढ़ने की वजह से धीरे धीरे ये वाटर टेबल क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है। धीरे धीरे ये वाटर टेबल क्या हो रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है, लोअर डाउन चला जा रहा है। इसीलिए अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि आज की डेट पे जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो आपके हैंडपम्प क्या करते हैं, पानी छोड़ देते हैं, पानी उसमें नहीं आता है। आप मोटर चलाते हैं, मोटर से पानी नहीं उठता है, पानी टंकी तक नहीं पहुँचता। क्यों? क्योंकि गर्मियों में जो वाटर टेबल होता है वो क्या होता है, नीचे चला जाता है। पानी का जो लेवल है ज़मीन के नीचे वो क्या होता है, नीचे चला जाता है। क्यों? क्योंकि कंजप्शन भी बढ़ रहा है, और दूसरा क्या हो रहा है, गर्मी, हीट की वजह से भी, ठीक। तो आपको पता है कि जितने भी प्लांट्स होते हैं, ट्रीज़ होते हैं, सबको क्या चाहिए, वाटर चाहिए। वाटर एक क्या है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट है किसी भी प्लांट के लिए, किसी भी ट्रीज़ के लिए। तो जब धीरे धीरे वाटर टेबल नीचे जा रहा है तो ये प्लांट्स और ट्रीज़ क्या हो रही है, ये पानी पा नहीं रहा है। तो पानी पा नहीं रहा है तो धीरे धीरे सूख जा रहा है, धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। तो ये भी एक रीज़न है किसका, डिफॉरेस्टेशन का। तो इस रीज़न की वजह से भी डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ठीक। और एक रीज़न जो है आपका ड्यू टू फॉरेस्ट फायर, ड्यू टू फॉरेस्ट फायर। कई बार क्या होता है, आप लोगों ने अभी बहुत जल्दी न्यूज़ में आया था कि अमेज़न फॉरेस्ट में क्या हो गया था, ऑस्ट्रेलिया के एक जंगल में क्या हो गया था, आग लग गया था, जिसकी वजह से बहुत सारा वेजिटेशन जो था, बहुत सारे ट्रीज़, बहुत सारे प्लांट्स और बहुत सारे एनिमल्स जो थे वो ख़त्म हो गए थे। तो ये किसके वजह से हुआ था, फॉरेस्ट फायर की वजह से होता है। तो फॉरेस्ट फायर क्या होता है, तो जंगल में जो आग लग जाती है, कई बार ये नेचुरली होती है, मतलब कि किसी क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से या कोई सडनली कुछ हैपनिंग की वजह से हो जाता है, लाइटनिंग की वजह से हो जाता है। और कई बार क्या, कुछ मैन मेड फॉल्ट्स की वजह से होता है, कुछ हमारी गलतियों की वजह से भी जंगलों में आग पकड़ लेता है। तो जब जंगल में आग पकड़ती है तो बहुत तेज़ी से फैलती है। तो इस तरीके से बहुत सारा जो वेजिटेशन है, बहुत सारा जो ट्री है, प्लांट है, एनिमल्स है, वो अपनी लाइफ से क्या होते हैं, हाथ धो बैठते हैं, वो
ख़त्म हो जाते हैं जंगल की आग में। तो इस तरीके से भी डिफॉरेस्टेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने रीजंस को डिस्कस किया था। सबसे पहले मैंने बताया कि जो डिमांड है वुड और टिम्बर का वो इंक्रीज़ कर रहा है डे बाई डे, तो उसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। उसके अलावा मैंने बताया था कि जो लैंड है कल्टीवेशन के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, उसका डिमांड इंक्रीज़ हो रहा है, उसकी वजह से भी डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। फिर जो माइनिंग की एक्टिविटी है वो भी इंक्रीज़ हो रही है, इसकी वजह से भी डिफॉरेस्टेशन। फिर जो आपका वाटर टेबल है नीचे जा रहा है, जिसकी वजह से प्लांट ट्रीज सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर नहीं मिल रहा उनको, उसकी वजह से। और लास्ट मैंने बताया था फॉरेस्ट फायर। तो यहाँ पे मैंने बताया आपको कि डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, उसके रीजंस क्या होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, यानी डिफॉरेस्टेशन अगर हम लोग कर रहे हैं तो इससे होने वाले परिणाम क्या क्या है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या है। तो चलिए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। चलिए तो हम लोग क्या पढ़ने वाले थे, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन यानी इससे हमारे इन्वायरमेंट में क्या बदलाव होगा, क्या इसके परिणाम होंगे, क्या चेंजेस आएंगे, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो कॉन्सिक्वेंसेस है डिफॉरेस्टेशन का वो क्या है, लेस रेनफॉल रिजल्टिंग इन लोअरिंग द वाटर टेबल। यानी क्या होगा, रेनफॉल कम हो जाएगी, लेस रेनफॉल होगी और उसकी वजह से वाटर टेबल क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो इसका मैं रीज़न लिख देता हूँ, लेसर रेनफॉल results in lowering of water table, तो जब जंगल कम हो जाएंगे, जब फॉरेस्ट कम हो जाएंगे तो फिर बरसात भी क्या हो जाएगी, अपने आप सडनली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा जो वाटर टेबल है वो डे बाई डे नीचे चला जाएगा। तो इसकी वजह से भी डिफॉरेस्टेशन इंक्रीज़ करेगा। और क्या होगा, सेकेंड थिंग, जब हमारे फॉरेस्ट नहीं रहेंगे तो एयर पॉल्यूशन बढ़ेगा। और क्या होगा, सॉइल इरोजन इंक्रीज़ होगा। इंक्रीज इन सॉइल पॉल्यूशन एंड सॉइल इरोजन इंक्रीज इन एयर पॉल्यूशन था यहाँ पे, ठीक। तो क्या होगा, जब आपको पता है कि हमारे फॉरेस्ट जो हमारे ट्रीज़ है वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं, उसके बदले हमको क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। तो जब आप सोचिए, जब आपके पास ट्रीज़ नहीं होंगे, धीरे धीरे आपकी जो नंबर ऑफ़ ट्रीज़ है वो कम होते जाएंगी। तो फिर ये जो चेंज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन दे रहे हैं, ये कौन करेगा, ये ट्रीज़ के ही बस की बात है, वही कर सकता है, वही पॉसिबल इसको बना सकता है। तो जब आपके ट्रीज़ के नंबर कम हो रहा है तो धीरे धीरे क्या होगा, एयर पॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। यानी हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ेगा और ऑक्सीजन का क्या होता जाएगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। और सेकेंड थिंग क्या होगी, सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होता है, मिट्टी का बह जाना, किसके साथ, पानी के साथ, हवा के साथ, किसी भी चीज़ के साथ। आपके पेड़ क्या करते हैं, आपके जो प्लांट्स हैं, आपके जो पेड़, वो क्या करते हैं, मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, बांध के रखते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर रूट्स। यानी जो उसकी जड़ होती है वो मिट्टी को क्या करती है, एकदम जकड़ के एकदम उसको टाइटली पैक करके रखती है, ताकि वो कहीं भी पानी के साथ या हवा के साथ इधर उधर ना जाए। बट सॉइल, ये जो आपका डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है, धीरे धीरे पेड़ों को काट दिया जा रहा है। फिर जो आपका सॉइल है वो फ्री हो जा रहा है, उसको कोई भी टाइटली पैक करने के लिए नहीं है, तो वो धीरे धीरे क्या हो सकता है, एक जगह से दूसरी जगह तक क्या कर जाएगा, इरोड कर जाएगा। तो सॉइल इरोजन भी क्या करेगा, बढ़ेगा। फिर थर्ड थिंग जो इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो क्या होंगे, डेंजर टू वाइल्ड लाइफ। डेंजर टू वाइल्ड लाइफ। अब कैसे वाइल्ड लाइफ के लिए डेंजर है, तो आपको पता है जितने भी आपके जंगली जानवर हैं वो कहाँ पे रहते हैं, जंगलों में रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं, फॉरेस्ट में। तो जब जंगल ही नहीं रहेंगे, जंगल्स को ही ख़त्म कर दिया जाएगा, जब फॉरेस्ट को ही ख़त्म कर दिया जाएगा, तो फिर ये जानवर कहाँ जाएंगे, फिर धीरे धीरे ये जानवर भी क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे, धीरे धीरे गायब हो जाएंगे। तो डेंजर है किसके लिए, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स के लिए। और क्या होगा इसके अलावा, इंक्रीज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर। देखिए होता क्या है कि फॉरेस्ट की वजह से, प्लांट्स की वजह से, ट्रीज़ की वजह से जो हमारा इन्वायरमेंट है उसका टेम्परेचर क्या होता है, कूल डाउन होता है, ठीक। तो अगर ये फॉरेस्ट और ये ट्रीज़ को क्लियर किया जाएगा, धीरे धीरे ख़त्म कर दिया जाएगा, तो जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है धीरे धीरे वो क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। क्यों, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे अर्थ पे CO2 का अमाउंट क्या हो जाएगा,
दिन ब दिन क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, ऑक्सीजन का कम होते जाएगा। और CO2 क्या करती है, आपके सनलाइट को कई बार ट्रैप कर लेती है, जिसकी वजह से अर्थ का सराउंडिंग, जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है। तो अगर बहुत सारे नंबर ऑफ ट्रीज होंगे, बहुत सारे प्लांट्स होंगे, तो ये CO2 को क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, उसके बदले में हमको क्या दे देंगे, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन सनलाइट को ट्रैप नहीं करता है। तो CO2 के बढ़ने की वजह से, एयर पॉल्यूशन के बढ़ने की वजह से हमारे जो टेम्परेचर है हमारे सराउंडिंग का, हमारे इन्वायरमेंट का, वो भी क्या कर जाएगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। ठीक, और क्या क्या हो सकता है डिफॉरेस्टेशन की वजह से? तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो नेचुरल कैलेमिटीज़ है, ठीक है, वो क्या कर जाएंगे, इंक्रीज़ हो जाएंगे। देयर विल बी द इंक्रीज इन चांस ऑफ नेचुरल कैलेमिटी। क्या क्या हो सकता है, फ्लड हो सकता है, ड्रॉट आ सकता है। फ्लड क्यों आएगा, नेचुरल कैलेमिटीज़ में फ्लड आ सकता है। ठीक, और क्या आ सकता है, मैंने बताया था ड्रॉट आ सकता है। ड्रॉट आएगा किस वजह से, लेसर रेनफॉल की वजह से, लेसर रेनफॉल की वजह से। ठीक, और आपका फ्लड क्यों आएगा, सॉइल इरोजन की वजह से, सॉइल इरोजन। तो जो आपकी नेचुरल कैलेमिटीज़ है उसमें क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा डिफॉरेस्टेशन की वजह से। मैंने बताया था फ्लड, सॉइल इरोजन की वजह से। जब मिट्टी नहीं रहेगी, पानी के साथ बह जाएगी, जंगल क्या करते हैं, जंगल क्या करते हैं, जो भी बाढ़ का पानी है या कहीं से भी पानी आता है, वो जंगल क्या करते हैं, जो आप देखते होंगे कि हमारे शहर के किनारे या फिर हमारे गांव वगैरह के किनारे क्या होते हैं, जंगल होते हैं। तो ये जंगल क्या करते हैं, अगर बाहर से कहीं से पानी आता है तो जंगल उसको क्या करता है, रोकता है, पानी का जो फ्लो है उसको कट कर देता है, उसको उसका फ्लो कम कर देता है, उसका दबाव कम कर देता है, और पानी को क्या कर देता है, सेपरेट कर देता है डिफरेंट फेज पे। इस तरीके से फ्लड को कंट्रोल किया जा सकता है। बट जब फॉरेस्ट नहीं होगा, एकदम बिल्कुल प्लेन ज़मीन होगी, तो सारा का सारा पानी क्या कर जाएगा, शहर में घुस जाएगा, आपके गाँव में चला जाएगा, उसका फ्लो उतना ही तेज रहेगा। तो इस तरीके से फ्लड के चांसेस बढ़ जाते हैं। और दूसरा, डिफॉरेस्टेशन की वजह से जब रेनफॉल कम हो जाती है तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, ड्रॉट हो सकता है। जब बारिश नहीं होगी, कितना भी आप कर लीजिए कि अर्थ का 3 हिस्सा जो है पानी में है और सब कुछ है, बट अगर बारिश ना हो तो वो पानी हमारे किसी काम का नहीं है। हमको तो जो पानी चाहिए, यूज़फुल वाटर जो चाहिए, वो कहाँ से मिलता है, हमको रेनफॉल से मिलता है। जब रेनफॉल होता है तभी हमारा वाटर लेवल इंक्रीज़ करता है, जो हम लोग वाटर ड्रिंक करते हैं वो हमको मिलता है। तो धीरे धीरे अगर बारिश कम होगी तो धीरे धीरे क्या पड़ जाएगा, सूखा पड़ जाएगा। तो डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है, द डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ नेचर। तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या होता है, आपका जो इकोलॉजिकल बैलेंस है, इकोलॉजिकल बैलेंस वो क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है। इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब्स, यानी हमारे जो इकोलॉजिकल बैलेंस, यानी जो नंबर ऑफ प्लांट्स, ट्रीज, एनिमल्स, ये सब कुछ है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से इसके बैलेंस में क्या होता है, गड़बड़ी हो जाती है। इसके बैलेंस की वजह से इसमें इम्बैलेंस होता है। ठीक, तो ये बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है, इसके बैलेंस को बिगड़ने नहीं देता। यानी हम लोग को क्या नहीं करना है, डिफॉरेस्टेशन नहीं करना। तो आज की क्लास में बच्चों हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा कंजर्वेशन क्या होता है, फिर हम लोगों ने देखा कि कंजर्वेशन किससे करना है, किस चीज़ से करना है, बचाना किससे, तो था डिफॉरेस्टेशन। फिर हम लोगों ने देखा कि डिफॉरेस्टेशन के रीजंस क्या क्या होते हैं, फिर हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। तो 1 बाय 1 सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। बाकी की सारी चीज़ें जो भी है इसमें हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको स्टार्ट करेंगे। आज आपका एग्ज़ाम के बाद पहला दिन था, तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा कवर नहीं किया है, और कल से धीरे धीरे चीज़ें बदलेंगी और सारी चीज़ें पहले जैसी हो जाएंगी। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।